Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायनामिक इक्विलिब्रियम और आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये पेपर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे एक जनरल रिएक्शन की मदद से हम इसको कैसे डिराइव करते हैं और इससे हम जो है वो इक्विलिब्रियम का जो एक्सप्रेशन है केसी है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो है उसका जो कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव करते हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये 1869 में गोल्डबर्ग और वेग ने क्या किया था, इसको पेश किया था। तो गोल्डबर्ग और वेग जो है इन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो एक्सप्लेन किया, इसको पेश किया। तो अगर हम देखें एक जनरल रिएक्शन की बात करें, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये रिएक्टेंट हैं और ये किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो हमारे पास है ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया था। हमने ये भी पढ़ा था कि शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो ज़्यादा होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाता है, और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट शुरू में स्लो होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है, ग्रेजुअली क्या करता है, फास्ट होता जाता है बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक रिएक्टेंट है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और इसका जो हमारा जो कांस्टेंट होगा हम उसको के एफ और बैकवर्ड रिएक्शन का हम जो है उसको के बी के नाम से, रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बी और रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के एफ। तो अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको कैसे स्टेट किया था उन्होंने, इसकी जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रिएक्शन होता है उसमें जो रिएक्टेंट होते हैं उनका जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये किस पे डिपेंड करता है, एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास जितने भी, मैंने आपको ये भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है ये मॉलिक्यूल्स या एटम्स की कोलिजन से, टकराव से जो है, टकराव का नतीजा जो है वो केमिकल रिएक्शन होता है। और उसमें जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं वो पार्टिकल्स, वो सब्सटेंसेस, वो मॉलिक्यूल्स, वो एटम्स जो कोलाइड कर रहे होते हैं, जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, उनके जो मैसेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, एक्टिव मैस है। यानी जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव मैस। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से करते हैं। तो इसके जो यूनिट्स होंगे ये मोलैरिटी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसके जो यूनिट होंगे वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसके क्या होंगे, यूनिट्स होंगे। तो एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मोलैरिटी कह सकते हैं, मोलैरिटी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है ये क्या कहता है कि जो रिएक्ट करने वाली जो चीज़ें हैं उनका जो रिएक्शन का जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा रिएक्ट करने वाली चीज़ों की एक्टिव मासेस के ऊपर। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे
कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट। सपोज हम ये कहते हैं ए और बी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के सूरत में होते हैं, और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट कौन से हैं, ए और बी। तो जब ये बैकवर्ड होगा तो उसमें रिएक्टेंट कौन से होंगे, सी और डी। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन की सूरत में हमारे पास जो रिएक्टेंट होंगे, जो चीजें रिएक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं, ए और बी, और ये किस में कन्वर्ट हो रही हैं, सी और डी में। तो इसका मतलब है इसके जो रेट होगा ए और बी का सी और डी में कन्वर्ट होने का जो रेट होगा उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to the active mass of reactant A into reactant B. Active mass of reactant A into active mass of reactant B. ये क्या होगा, rate of forward reaction. ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर हम इसकी बात करें बैकवर्ड रिएक्शन की, तो हमारे पास ये सी और डी रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ए और बी में। तो बैकवर्ड रिएक्शन की सूरत में हमारे पास रिएक्टेंट कौन से होंगे, सी और डी। बैकवर्ड रिएक्शन की सूरत में हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, सी और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो किसके एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो सी और डी के। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ backward reaction is directly proportional to active masses of C and active masses of D। तो ये हमारे पास आ गया किसके, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होता है। इट मींस के जब डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है उसको खत्म करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा, हम इसको किसी कांस्टेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया जी, इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा वो KF होगा, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, KB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KF इनटू एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B। इसी तरह से हमारे पास जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KB इज इनटू कंसंट्रेशन ऑफ C एंड कंसंट्रेशन ऑफ D। तो ये हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। हम इसको लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल है जी, KF इनटू एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू KB एक्टिव मास ऑफ C एंड एक्टिव मास ऑफ D। ये हमारे पास आ गया। अगर हम देखें ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लें और वेरिएबल्स को एक तरफ कर लें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपके पास आ गया
के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू, हमारे पास ये कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी ओवर ए एंड बी, ये एक्सप्रेशन आ गया। ये के बी जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये इधर एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उधर जाके क्या हो जाएंगे डिवाइड। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। हमने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसमें ए और बी रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ए और बी के एक्टिव मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सी और डी जब बैकवर्ड रिएक्शन की सूरत में ए बी में कन्वर्ट होंगे तो हमारे पास सी और डी क्या होंगे, ये रिएक्टेंट होंगे। तो बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा उसको हम कहेंगे कि ये किस पे डिपेंड करता है, ये सी और डी की एक्टिव मासेस ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका जो कांस्टेंट है वो के बी होगा, फॉरवर्ड का रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा के एफ होगा। हम क्या करेंगे, हमने कहा जी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास ऑफ ए एंड बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करें तो कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो के एफ इंटू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा कंसंट्रेशन के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। फिर हमने क्या किया, कांस्टेंट एक तरफ कर लिया और वेरिएबल्स दूसरी तरफ कर लिए, तो कांस्टेंट के एफ ओवर के बी इज इक्वल टू क्या आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B। तो हमारे पास ये वाला जो कांस्टेंट की जो रेशियो है ये एक नए कांस्टेंट के इक्वल होगी, जिसको हम KC भी कह सकते हैं, KE भी कह सकते हैं। तो ये KC जो है ये किसके इक्वल होगा, ये KF और KB, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का जो कांस्टेंट होगा उसकी अगर हम रेशियो लें किसके साथ, बैकवर्ड रिएक्शन के कांस्टेंट, तो वो हमारे पास क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम इसको फिर किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये हमारे पास क्या बनेगा, KC इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D ओवर कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, KC का एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये फाइनल एक्सप्रेशन होगा। हम ये कह सकते हैं कि जो KC होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो होता है कांस्टेंट, वो किसके इक्वल होता है, ये रेशियो है किसके दरमियान, ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान जो रेशियो है उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, हम उसका जो है वो ये तो हमारे पास सिंपल रिएक्शन। अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन होता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि आपके पास एक रिएक्शन है जो कोफिशिएंट रखता है अपने साथ, तो फिर उसका हम KC का एक्सप्रेशन जो है वो कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास सेम एक्सप्रेशन होगा, लेकिन आपको आपकी आसानी के लिए हम उसको दोबारा लिखेंगे। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है, हम कहते हैं जी 2A प्लस B, ये कन्वर्ट हो रहा है जी सपोज 3C प्लस D, मिसाल के तौर पे इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो ये क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन है KF, ये क्या होगा बैकवर्ड इसका KB, ये फॉरवर्ड, और ये अगर इसमें कन्वर्ट होते हैं तो ये रिवर्स। तो इसके मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, A और B के एक्टिव मासेस के। लेकिन यहाँ पे ये कोफिशिएंट आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, अब देखें इसके 2 मॉलिक्यूल्स और इसका 1 मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसके कंसंट्रेशन या एक्टिव मासेस को हम कैसे लिखेंगे कि A कितने हैं हमारे पास, 2, कितने A हैं 2। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 2 मोल किसके हैं, A के, और 1 मोल किसका है, B का। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इट मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या होगा A² हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B। इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, आपको क्लास में बताया होगा कि आपका जो जब
कोफिशिएंट आ जाए तो वो एक्टिव मास का या कंसंट्रेशन की क्या बन जाता है, पावर बन जाता है। ये कैसे पावर बनता है कि अब मॉलिक्यूल में कितने इसके दो रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, तो इट मींस के इसमें जो रिएक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं या रिएक्ट करने वाले पार्टिकल्स हैं उसकी कंसंट्रेशन हम देखें तो ये इसके दो, ये 2 टाइम होगा और ये 1, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है ये क्या बन जाएगी, इसका स्क्वायर बन जाएगी, तो ये इसके क्या हो जाएगा, पावर में आ जाएगा। इसी तरह से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, अगर हम इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ, उसी तरह से ए स्क्वायर इंटू बी, ये आ गया। और अगर हम बैकवर्ड रिएक्शन का रेट निकालना चाहें तो क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब देखें कितने मॉलिक्यूल्स ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन की सूरत में। मैंने आपको पहले बताया ये जो प्रोडक्ट हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट में। तो जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा उस सूरत में हमारे पास रिएक्टेंट क्या होंगे, 3C और D। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने, 3C, C के कितने पार्टिकल्स हैं, 3, और जो है वो एक D। तो इट मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KB। अब ये क्या है, इसका क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, C का क्यूब, और ये क्या आ गया, D। उसी तरह से जिस तरह से हम कहते हैं जी कोफिशिएंट इसकी क्या आ जाएगा, पावर, तो ये 3C की कंसंट्रेशन पे बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, एट डायनामिक इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बनेगा, ये था हमारे पास KF के साथ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये क्या है हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड। तो ये क्या होगा जी, KF इंटू क्या आ गया हमारे पास, A का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ B इज इक्वल टू हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन क्या रेट जो है वो क्या आ गया, KB, ये आ गया हमारे पास C का क्यूब ओवर इंटू D। तो ये हमारे पास आ गया डायनामिक इक्विलिब्रियम के ऊपर। हमारे पास दोनों जब रेट बराबर होंगे तो इसका जो एक्सप्रेशन है उसको अगर हम वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ करें तो क्या बनेगा, KF ओवर KB इज इक्वल टू, ये आ जाएगा C का क्यूब इंटू D ओवर आपके पास आ जाएगा A का स्क्वायर इंटू B। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो KB और KF और KB की रेशियो है ये किसके इक्वल होगी, KC। तो ये हमारे पास जो है वो सेम एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा, बनेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह का जो रिएक्शन होगा उस तरह उसका जो KC का एक्सप्रेशन हमारे पास बनेगा वो क्या होगा, KC इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, इसका जो कोफिशिएंट है वो उसकी पावर इंटू D, इसका कोफिशिएंट आपके पास सपोज 1 आता है। इसी तरह से रिएक्ट A इसका 2 और ये आ गया B इसका 1। तो किसी भी रिएक्शन का जो केम है आपके पास KC, उसका एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम इस तरह इसको क्या करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन की मदद से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे हम कुछ जो फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस हैं हमारे पास, हम उसका KC का एक्सप्रेशन निकालना सीखेंगे। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, KC के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक रिएक्शन है H2 प्लस I2, ये कन्वर्ट हो रहा है जी 2HI। फिर हमारे पास एक रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जी O2। ये आ गया हमारे सल्फर ट्राइऑक्साइड। फिर हमारे पास है
ये N2 प्लस NH3 ये बैकवर्ड और ये आपके पास आ गया। तो इन रिएक्शंस को आपने क्या करना है, इसके अगर मैं आपको कहूँ केसी लिखने हैं तो आपने केसी इसको बिल्कुल उसी तरह से आप इसके केसी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला है तो इसका केसी क्या आएगा, केसी इज इक्वल टू आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको आपने ऊपर लिखना है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसको डिनोमिनेटर में, यानी नीचे जो है वो किसकी होगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी। तो हमारे पास क्या होगा, Kc इज इक्वल टू इस रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या है HI, और इसका जो कोफिशिएंट है ये इसकी पावर में आ जाएगा, और ये क्या होगा आपके पास H2I2 ये आ जाएगा। इस तरह इस रिएक्शन के लिए आपको अगर Kc लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू ये आपके पास आ गया SO3, इसकी पावर क्या आ जाएगी 2 ओवर रिएक्टेंट हमारे पास क्या है SO2 स्क्वायर और इनटू O2, और इसका एक्सप्रेशन अगर मैं कहूँ आप तो क्या होगा, Kc इज इक्वल टू ये आ जाएगा अमोनिया क्या है जी NH3 ओवर N2 इंटू H2 का क्यूब। तो कोई भी रिएक्शन है उसका Kc का एक्सप्रेशन निकालने के लिए आप उसकी जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है उसकी रेशो किसके साथ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने क्या किया, लॉ ऑफ मास एक्शन को स्टडी किया। लॉ ऑफ मास एक्शन को दो डिफरेंट जनरल रिएक्शंस के साथ स्टडी किया, फिर हमने Kc का एक्सप्रेशन निकाला, और Kc का एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंट रिएक्शंस को एग्जांपल के तौर पे लिया और उनको हमने क्या किए, Kc के एक्सप्रेशन निकाले। हम नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा ये होगा Kc के यूनिट्स को डिराइव करना, यानी आपके पास Kc का एक्सप्रेशन आ गया तो उससे आप क्या कर सकते हैं, Kc के यूनिट्स निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है और इसके साथ आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे कोई भी जनरल सा एक्सप्रेशन दे दिया जाता है, उसमें आपको कहा जाता है कि आप इसके क्या करें, Kc के एक्सप्रेशन को लिखें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे आपको कह दिया जाता है जी 2a प्लस 3b इंटू 3d, मिसाल के तौर पे कोई भी रिएक्शन दे दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप इसका जो Kc का एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे d का क्यूब ओवर a का स्क्वायर इंटू b का क्यूब। इसी तरह से आपको कोई भी रिएक्शन दे दिया जाता है, मिसाल PCl5 ये डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में प्लस Cl2 में, इसका Kc का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, Kc इज इक्वल टू ये आपके पास प्रोडक्ट है, इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी PCl3 इंटू Cl2 और PCl5। इसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, लिहाजा इसकी पावर में कोई भी जो है वो कोफिशिएंट पावर में नहीं जाएगा। इसका भी चूंकि 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई भी रिएक्शन अगर आपको दिया जाता है आप उसका Kc का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने उस रिएक्शन को लिखना है और उसके बाद उसमें प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है, यानी Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम सिंपल रिएक्शन को देखें, मिसाल के तौर पे रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं किसमें, प्रोडक्ट्स में। इस सूरत में अगर हम देखें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस की जो है रेशो किसके साथ, रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस के साथ,
वो क्या होगा, केसी का एक्सप्रेशन होगा। ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें आपको मैंने मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बताई हैं, केसी का एक्सप्रेशन कैसे फाइंड करना है, उसके बाद आपने इसको डिराइव कैसे करना है और लॉ ऑफ मास एक्शन को कैसे डिफाइन करना है, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो केसी के यूनिट फाइंड करने हैं। और